जय हिंद मित्रों। सिद्धिविनायक संग्रिया की इस ऑनलाइन प्रस्तुति में मैं सुरेंद्र कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्याय है हिंदी साहित्य में अध्याय संख्या 13 गुल्ली डंडा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। लेखक परिचय है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ। इनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राम था। ये लम्ही डाक खाने में डाक मुंशी थे। विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद जी के पिता थे वो डाक मुंशी थे, इसलिए उनके नाम के साथ मुंशी शब्द जुड़ा और बाद में वो नाम उनके मुंशी प्रेमचंद के नाम के साथ भी जुड़ गया। 7 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत होने से इनका बचपन एवं किशोर जीवन संघर्ष में रहा। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। विद्यार्थियों, जिस मुंशी प्रेमचंद को आज हम पढ़ते हैं वो उनका छद्म नाम है, अर्थात एक बनावटी, दिखावटी या एक अन्य नाम उनके द्वारा रखा गया है। किन कारणों से रखा गया वो भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम है, जन्म का नाम है या रिकॉर्डेड जो नाम है वो धनपत राय इनका नाम है। पढ़ने का शौक इनको बचपन से ही था। 1898 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखते हुए 1910 में इंटर और 1919 में बीए पास किया। बीए करने के पश्चात आप शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। 1906 में इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। विद्यार्थियों, उस समय अर्थात 1906 ईस्वी में आज से 100 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है उस बात को। तो उस समय में विद्यार्थियों विधवा विवाह को किसी भी तरह से हमारे समाज में, भारतीय समाज में उचित नहीं माना जाता था। विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रेमचंद जी ने इन सब बातों की परवाह न करते हुए एक जो बाल विधवा थी, अर्थात बचपन में ही विधवा हो गई, उस समय बाल विवाह भी होते थे विद्यार्थियों, तो वो बाल विधवा थी जिनका नाम शिवरानी देवी था, उनसे दूसरा विवाह कर लिया। अर्थात प्रेमचंद जी का एक विवाह पहले हो चुका था और किन्हीं कारणों से विवाह संबंध विच्छेद हो गया और उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। इनके 3 संतानें हुई। सोजे वतन पर रोक तथा लेखन बंद करने के अंग्रेज सरकार के आदेश के बाद मुंशी दया नारायण की सलाह से इन्होंने प्रेमचंद नाम से लेखन प्रारंभ किया। तो हुआ ये विद्यार्थियों कि उन्होंने एक सोजे वतन नाम से कथा संग्रह या कहानी संग्रह लिखा, प्रकाशित करवाया, लेकिन अंग्रेजी सरकार को ऐसा लगा कि ये कहानी संग्रह बगावत को बढ़ावा देने वाला है, इससे लोग बागी हो जाएंगे या भारत देश के अंदर स्वतंत्रता की लहर है वो और ज़ोर शोर से आगे बढ़ेगी, इसलिए उसको जब्त कर लिया गया और इनको आगे फिर से न लिखने की सलाह दी गई। तो मुंशी देव नारायण ने इनको सलाह दी कि ये अपना नाम परिवर्तित करके लेखन कार्य को निरंतर जारी रखें। यह नाम आगे चलकर प्रसिद्ध हो गया। उर्दू में लेखन कार्य नवाब राय के नाम से करते रहे। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनकी लंबी बीमारी एवं तत्पश्चात निधन के कारण पूरा न हो सका। उनके पुत्र अमृत राय ने इस उपन्यास को पूरा कर पुत्र धर्म का निर्वाह किया। तो बहुत से उपन्यास इन्होंने लिखे। जो अंतिम उपन्यास इनका माना जाता है मंगलसूत्र, वो इसे पूरा नहीं कर पाए। इनके पुत्र ने उसे पूरा किया और प्रकाशित करवाया 1948 में। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य के नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी जैसे अनेक विधाओं को समृद्ध किया। साथ ही उन्होंने संपादन एवं अनुवाद कार्य भी किया, परंतु इनको प्रसिद्धि एक कथाकार, उपन्यासकार के रूप में ही मिली। अर्थात विद्यार्थियों, कथाएं और इनके उपन्यास बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। बंगाली के प्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। प्रेमचंद तत्पश्चात उपन्यास सम्राट नाम से प्रसिद्ध रहे। इनका रचना संसार इस प्रकार है। तो विद्यार्थियों, प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। इनकी रचना साहित्य की बात करें तो रचना साहित्य विद्यार्थियों है, इनके जो नाटक हैं, नाटक इन्होंने संग्राम नाम से नाटक लिखा है और दूसरा नाटक इनका है करबला। निबंध, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रेमचंद के निबंध छपते रहे हैं।
जिसमें इन्होंने सामाजिक व साहित्यिक चिंताओं की अभिव्यक्ति की है। प्रेमचंद के निबंधों का संकलन प्रेमचंद विविध प्रसंग, जिसके 3 भाग हैं। विद्यार्थियों, ये पुस्तक का नाम है, जो निबंध संग्रह है इनका, प्रेमचंद विविध प्रसंग। इसके 3 भागों में इनके निबंध प्रकाशित हुए हैं। और एक अन्य रचना है, इनका ग्रंथ है प्रेमचंद कुछ विचार। ये 2 इनके ग्रंथ हैं, प्रेमचंद विविध प्रसंग और प्रेमचंद कुछ विचार। इनमें इनके निबंध प्रकाशित हुए हैं। जो प्रमुख कुछ निबंध हैं उनकी सूची यहाँ दी जा रही है। वो है साहित्य का उद्देश्य, कहानी कला, जिसके 3 भाग हैं, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान आदि। विद्यार्थियों, साहित्य का उद्देश्य और कहानी कला ये 2 अलग अलग निबंध हैं। एक ही लाइन में लिख दिया गया है, इसलिए ये एक नहीं है, ये अलग अलग है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों इन्होंने अनुवाद भी किया है। तो अनुवाद में इन्होंने टॉलस्टॉय की कहानियों का अनुवाद प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त गाल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल नाम से, चांदी की डिबिया और न्याय, इन 3 नामों से इन्होंने उनके नाटकों का अनुवाद किया है। एक डॉक्टर कमल किशोर गोयनका है, जिन्होंने प्रेमचंद पर विशेष कार्य किया है। इन्होंने प्रेमचंद की कुल 301 कहानियाँ बताई हैं, उनमें से 3 अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इनकी प्रथम कहानी कौन सी है यह तय करना बड़ा कठिन है, फिर भी कुछ विद्वान संसार का अनमोल रतन इस कहानी को प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं, तो कुछ पंच परमेश्वर को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से जून 1908 में प्रकाशित हुआ। इनके जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। तो विद्यार्थियों, कहानी अलग चीज़ है और कहानी संग्रह अलग चीज़ है। कहानी संग्रह में एक से अधिक कहानी है। तो पहला संग्रह ऐसी कहानियों का जिसमें एक से अधिक कहानियां हैं, ऐसा पुस्तक जिसका नाम था सोजे वतन, वो इनका पहला कहानी संग्रह है। पहली कहानी कौन सी है तो उसमें विद्वान एक मत नहीं है, वो 2 अलग अलग कहानियों को अलग अलग विद्वान पहली कहानी मानते हैं। कुल 9 कहानी संग्रह जो इनके जीवन काल में प्रकाशित हुए थे, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मान सरोवर 1 और 2 भाग है। और इसके अतिरिक्त इसमें कफन नामक कहानी भी इनकी प्रकाशित हुई है। विद्यार्थियों, कफन जो कहानी है वो प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात उनकी कहानियाँ मान सरोवर शीर्षक से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी की कहानियों के विकास क्रम को 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। प्रथम 1916 से 1920 तक, द्वितीय 1920 है विद्यार्थियों, यहाँ 1620 जो त्रुटि पूर्वक लिखा गया है 1920 है, इसे आप 1920 पढ़ें। 1920 से 1930 एवं तीसरा जो कालखंड है वो 1930 से 1936 तक का कालखंड है। इन कालों में कहानियों के अलग अलग रूप सामने आते हैं। पत्र पत्रिकाएं जो इनके द्वारा संपादित की गई, 1922 में इन्होंने माधुरी पत्रिका का संपादन किया। इसके पश्चात 1930 में हंस मासिक इन्होंने स्वयं आरंभ किया, प्रकाशन और संपादन किया। 1932 में जागरण नामक साप्ताहिक पत्र का इन्होंने संपादन किया। अगर विद्यार्थियों इनके उपन्यासों की हम बात करें तो उपन्यास में प्रेमचंद जी द्वारा कुल 15 उपन्यास लिखे गए, जिनमें कालक्रमानुसार सबसे पहले इन्होंने वरदान उपन्यास लिखा जो अनुदित था। फिर उसके बाद प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र ये अधूरा था, 1948 में पूर्ण हुआ, प्रकाशित हुआ। तो ये इनका रचना संसार है। आ जाते हैं विद्यार्थियों पाठ परिचय पर। पाठ परिचय में इस पाठ में जो कुछ दिया गया है उसी पर हम संक्षिप्त में विचार करेंगे। प्रस्तुत कहानी गुल्ली डंडा बचपन की यादें संजोई गई कहानी बड़े कौशल से इस सच्चाई को चरितार्थ करती है कि पद और प्रतिष्ठा मनुष्य के नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती है। नैसर्गिक संबंध विद्यार्थियों प्राकृतिक संबंध, जो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से अपने आप ही जो लगाव होता है मनुष्य होने के नाते, उस संबंध को समाप्त कर देता है। कहानी में कथानायक और गया
दोनों बाल सखा हैं। दोनों ही बाल अवस्था में बिना किसी भेदभाव के गुल्ली डंडा खेलते थे। कथानायक, जो कि थानेदार का लड़का था, दाव देने में के विवाद में गया के हाथों पिट भी गया, परंतु उसने किसी को शिकायत नहीं की। 20 साल बाद कथानायक, जो अब इंजीनियर हो गया है और उसी गांव में आता है, यहाँ वह बचपन की स्मृतियों को सजीव करने के लिए गया से मिलता है और उसके साथ गुल्ली डंडा खेलना चाहता है। उसके बहुत आग्रह पर गया बोल खेलता तो है, लेकिन उसके खेल में बचपन वाली बात कथानायक को नज़र नहीं आती। यहाँ कथानायक सोचता है कि उसकी अप्सरी गया और उसके बीच दीवार बन गई है। यह दर्शाते हुए कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये सारी कहानी है विद्यार्थियों, मूल जो इसका हमने यहाँ बात कर ली है। अब मूल पाठ है, जो पूरी कहानी है, उसमें हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। तो कथानायक, जो जिसका कोई नाम नहीं आया है विद्यार्थियों, ये मैं हर जगह अपने आप को मैं ही लिखता है, तो मैं नाम का पात्र है जो वो गुल्ली डंडा को सबसे अच्छा खेल मानता है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो लग जाता है। इनके साथ जाकर खेलने लगे, न लोन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी आगे लो, खेल शुरू हो गया। तो ये आसान खेल है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कोई खर्च नहीं होता है, इसलिए लेखक को ये, या उस मैं नाम के पात्र को ये बड़ा अच्छा लगता है। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा खर्च न कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकता। कि अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए कम से कम 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो विद्यार्थियों, जब कहानी लिखी गई थी 100 रुपये बहुत बड़ी कीमत थी, तो इसलिए 100 रुपये खर्च करने पड़े उस समय के हिसाब से। तो लेखक मानता है कि ये खेल है वो बड़े महंगे हैं, जो विदेशी खेल हैं, चाहे क्रिकेट है, फुटबॉल है या अन्य कोई खेल। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है, और गुल्ली डंडा एक ऐसा खेल है जो बिना किसी पैसे के भी अच्छा मनोरंजन कर लेता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपने सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-3, 4-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। तो वर्तमान समय में हमारी जो दशा हो गई है, हम अंग्रेजियत के पीछे भाग रहे हैं, विदेशी वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, तो उससे भी हमें सावधान करने के लिए यहाँ इस कहानी में संदेश दिया गया है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मंडते हो। ठीक है, गुल्ली डंडा से आंख फूट जाने का भय रहता है और क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे हैं। तो लेखक कहता है कि जिस तरह से गुल्ली से आंख फूट सकती है, वैसे ही क्रिकेट खेलने से भी हाथ पैर टूट सकते हैं। और इनके कुछ दोस्त हैं जिन्होंने थापी को बैसाखी में बदल लिया, अर्थात उनकी टांग टूट गई और अब वो बैसाखी के सहारे ही चल रहे हैं। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली डंडा ही सब खेलों में अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियाँ में गुल्ली डंडे ही सबसे मीठी है। तो सबसे अच्छा इन्हें यही लगता है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता, जिसमें अमीराना चोंचलों की प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी, यह उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा
अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ, न नहाने की सुधी न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। तो विद्यार्थियों, लेखक को गुल्ली डंडा ही सबसे अच्छा लगता है और वो कहता है कि इसमें इतना आनंद है कि किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं। परिवार को ही चिंता है कि अगर मैं ऐसे ही गुल्ली डंडा खेलता रहा तो मेरा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। माँ ऐसे सोचती है, पिता को क्रोध आता है तो वो अधिक खाना खाने लगते हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई दोष नहीं लगता है। मैं तो केवल सुबह से लेकर शाम तक गुल्ली डंडा खेलने में ही व्यस्त रहता हूँ। इसी में दुनिया की सब मिठाइयों का आनंद है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला पतला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट गुल्ली के कैसी ही हो उस पर वह इस तरह लपकता जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आता देख दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपने गोइयां बना लेते थे। तो विद्यार्थियों, लेखक और दूसरी टीम के जो सदस्य थे वो सभी ये चाहते थे कि गया नाम का जो खिलाड़ी है वो उनके साथ रहे, क्योंकि वो बहुत चतुर, चालाक और चुस्त फुर्त खिलाड़ी था। तो इस संस्मरणात्मक कहानी में उसी का जिक्र किया गया है और उसी के बारे में यहाँ उसी का चित्रण यहाँ किया गया है। अपना गोइयाँ बना लेते थे, यहाँ शब्द आया है विद्यार्थियों गोइयाँ, अर्थात अपना साथी बना लेते थे। एक दिन मैं और गया दोनों खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट भी अखरता है। मुझे गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शस्त्र विहीन न होने का भी क्षम्य है, लेकिन गया अपने दांव दिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। तो एक घटना का जिक्र यहाँ ये मैं नामक पात्र कर रहा है कि एक बार हम खेल रहे थे और जब हम खेल रहे थे तो जो गया है वो किसी भी तरह से मेरा पिंड नहीं छोड़ रहा था। मैंने सब चालें चल ली, ऐसी ऐसी चालें चली कि जिससे किसी भी तरह से जो व्यर्थ न जा सकें, लेकिन वो कोई भी काम नहीं आई। सब चालें हैं वो बेकार चली गई। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का कोई असर न हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बनके पदने में बेर क्यों भागे जाते हो। तो गया ने उसे पकड़ लिया। तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं? हाँ, मेरा दाव दिए बिना नहीं जा सकते। तो ये दोनों उन मित्रों में कहा सुनी हो रही है, बहस हो रही है कि अगर तुम सारा दिन मुझे पदाते रहो तो क्या मैं सारा दिन ही पदूं? हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखे मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दाव दिया है, दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। अब जो गया नामक पात्र है वो जब किसी भी तरह से जाने नहीं दे रहा है, तो लेखक ने जो अमरूद खिलाया था, जो मैं नामक पात्र है, कथानायक है, उसने गया को अमरूद खिलाया था, वो अपना अमरूद वापस मांग लेता है। वह तो पेट में चला गया। गया कहता है वो पेट में चला गया। निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? तुमने दिया था तब मैंने खाया था, मैं तुमसे मांगने न गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। अब कथानायक ने एक चाल चल दी है कि तुम मुझे अमरूद दे दो तभी मैं तुम्हें दाव दूंगा। मैं समझ गया न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। अब जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर लोग खून पचा जाते हैं, यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था। ये सारी बातें लेखक सोच रहा है विद्यार्थियों कि मैंने उसे अमरूद खिलाया है, इसलिए वो मुझे अमरूद नहीं देगा क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, अमरूद नहीं है, और मैं उसे दाव नहीं दूंगा। लेकिन देखिए विद्यार्थियों, ऐसा नहीं होता है। गया उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता,
मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने नहीं देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी और गाली ही नहीं दी, एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। अब जो कथानायक है, मैं नामक पात्र है, वो रोने लग गया जब उसे डंडा लगा तो, और ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह साबित हुआ। क्योंकि अगर कोई खेल खेल में या किसी लड़ाई झगड़े में बालक रोने लगे, तब दूसरे सामने वाले बालक को डर होता है कि इसके माता पिता आएंगे और वो उसे डांटेंगे या मारेंगे, इसलिए वो भाग गया। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। अब जो डंडा लगा था वो चोट उस कथानायक को कोई बड़ी नहीं लगी, क्योंकि उससे तो उस दाव देने से पिंड छुड़ाना था जो उसका छूट गया। मैं थानेदार का लड़का एक अदने से लड़के के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक महसूस हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ने का बिल्कुल दुख न हुआ। अब विद्यार्थियों, जो कथानायक है उसके पिता थानेदार थे और सरकारी कर्मचारियों का तबादला होता रहता है, इसलिए उनका भी तबादला हो गया। कथानायक बड़ा खुश है क्योंकि वो नई जगह जाएगा, नए लोगों से मिलेगा, साथियों से बिछुड़ जाएगा। इसका उसे अभी आभास नहीं है, क्योंकि वो अभी उसका बचपन है, उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनके पिताजी दुखी थे। यह बड़ी आमदनी की जगह थी, अर्थात ऊपर से कमाई, रिश्वत के रूप में पैसा मिल जाता था। अम्मा भी दुखी थी, यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घेराव सा हो गया। लेकिन मारे खुशी के मैं फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि वो नई जगह जाएगा, नए दोस्तों से मिलेगा, तो इसलिए वो बड़ा खुश हो रहा था। लड़कों से जीट उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उन्हें जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य मान लेने की शक्ति है, जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं। क्या समझेगा उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ गांव में जीना है और मरना भी है। तो जिस तरह से जो कथानायक है वो अपने जहाँ नए स्थान पे जाने वाला था वहाँ के बारे में बता रहा था, तो ऐसा लग रहा था मानो उसके जो छोटे छोटे जो बाल सखा थे वो सारे ऐसा सोच रहे हों कि तुम जाओ, तुम तो बड़े धन्य हो, तुम बहुत बड़ी ऊंची जगह जा रहे हो, हम गरीब हैं, हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी बातें सोची जा रही थी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और एक डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आँख किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाहाँ खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर यह दुनिया बदल गई। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, अब मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं। तो विद्यार्थियों, इस घटना अर्थात जो बचपन की घटना थी जिसमें गया ने कथानायक को पीट दिया था और वह उसके बाद भी खुश होकर अपने घर चला गया था, उस घटना के कुछ दिनों बाद ही उसके पिता का तबादला हो गया, वो दूसरी जगह चले गए। लेकिन विद्यार्थियों, इसके साथ साथ धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा। 20 साल बाद की आगे की घटना, 20 साल बाद की बातें यहाँ लेखक बता रहा है कि उसके बाद कथानायक
जो मैं नाम का पात्र है वो इंजीनियर बन गया और उसी गांव में वापस आया है, तो वो उस बचपन के उन स्थानों को देखना चाहता है। ये एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है विद्यार्थियों की, जहां उसका बचपन बीता है वो उस स्थान को कभी भूल नहीं सकता, उसको याद रखना चाहता है, उसे बार बार वहां वो जाना चाहता है। इसलिए वहां वो जाता है तो देखता है कि स्थान बिल्कुल बदल गया है। कच्चे घर और खंडहर थे, वहाँ पक्के मकान बन गए, सुंदर बगीचा बन गया और पूरा प्रकृति उस क्षेत्र का काया पलट हो चुका था। तो विद्यार्थियों, ये था आज के हमारे इस अध्याय गुल्ली डंडे का पहला सत्र। मिलेंगे हम अगले सत्र में, जहां हम इस अध्ययन को पूरा करेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।